नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत है। 30 जून का दिन है एंड राइट एट 6 AM इन द मॉर्निंग आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर यहां पर तैयार है, रेडी है। एंड आई रियली होप कि इससे आपका जो एक कंटेंट है वो एनरिच हो रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यू आर गेटिंग अ वेरी गुड कंटेंट ओवर हियर, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा एग्जाम स्पेसिफिक है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। Having said that, make sure आप सब इसको अपनी लाइक वीडियोस में जरूर ऐड कर लें ताकि बाद में भी आप रिवाइज कर पाए। वैसे मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूं अब रेगुलर बेसिस पे। आकाश संदेव टेक्स्ट बुक जो मेरे टेलीग्राम चैनल है वहां पे आप जाएं तो आपको पीडीएफ भी मिलता है इसका रेगुलर बेसिस पे। ना सिर्फ इसका, बाकी सेशंस का भी जो मुझे लगता है पीडीएफ्स है या जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो आप जैसे कि उस सेशन तक पहुंच पाए, वो आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सो आई रियली डोंट थिंक कि वहां पे आपको कोई चैलेंज फेस करना पढ़ रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेली रिचुअल जो कि हम लोग करते ही हैं हर रोज, एंड दैट इज एक क्वेश्चन था। देखते हैं कि उसका क्या आंसर है और कितने लोगों ने आंसर दिया है। सवाल बहुत सिंपल सा था। पहले तो एक तो मैंने पूछा था कि यूनुसा के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं। दे आर बेस्ड इन वियना यानी कि ऑस्ट्रिया। दूसरा, ब्रेल डे कब होता है? तो 4 जनवरी के दिन होता है। देखते हैं कि इसका किसने आंसर सही दिया है। प्रगट प्रसेनजीत घोष, आनंद कुमार, गौरव खीरवार, अमित, राहुल, जय विजय, and then we have got वैभव, नरसिंहपुत्र, जूही, ममता, अभय, अनीता, ताशी, गिरधारी, दिव्यांक, रेली सिंह, जितेंद्र शेखावत, they got परेश पांडे, दीपा, आर्यन, पंकज। All the people have given the right answer. Very good. ये बस ये बताता है कि आप कितना सीरियसली इसको लेते हो, ये बताता है कि कितना आप इन्वॉल्व हो, कितने आप एंगेज्ड हो इस करंट अफेयर्स के साथ। यही चीज है जो आपको यहां पर दिखती है। Now the best part is कि ना सिर्फ ये सेशन जो कि आपको सुबह 6 बजे मिलता है, बल्कि हर रोज एट 12 PM यानी कि 12 बजे भी आपको रेगुलर बेसिस पे मैं यहां पर मिलता हूं। एंड आई कम लाइव ऑन दिस वेरी प्लेटफॉर्म जहां पे आपको एक बहुत शानदार सेशन मिलता है मेरी तरफ से एवरीडे। तो 12 बजे मैं आजकल ज्योग्राफी की जो कंसेप्ट है वो करवा रहा हूं आपको, सो मेक श्योर यू जॉइन दैट सेशन एज वेल। उसी तरह से बाकी फैकल्टीज भी अपने रिस्पेक्टिव टाइम्स पे आते हैं जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। चलिए, तो आज की शुरुआत करते हैं। अब जैसे आज 30 जून का दिन है, तो 30 जून का दिन बहुत स्पेशल है। क्यों? बिकॉज बहुत कम लोग जानते हैं, बट दैट इज ट्रू, इट इज इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे। जी हाँ, 30 जून को यूनाइटेड नेशन हमसे कहता है सेलिब्रेट करने के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे। सेलिब्रेट करने के लिए बोल दो या ऑब्जर्व करने के लिए बोल दो। लेकिन ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। अगर हम एस्ट्रॉइड डे इस दिन मना रहे हैं 30 जून को, तो जरूर इसकी कोई रेलेवेंस होगी, इसका कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होगी, वो जाननी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसके बारे में ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग नहीं जानते। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसको बोला जाता है तुंगुस्का इंसिडेंट। जी हां, यहां पे ये रशिया में एक जगह है साइबेरिया में, तुंगुस्का। यहां पे 1908 में किस दिन? 30 जून के दिन एक इंसिडेंट हुआ था। एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड आके यहां से टकराया था एंड उसने बहुत ज्यादा एरिया जो है उसको कवर किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 8 करोड़ ट्रीज जो हैं एंड एरिया ऑफ मोर देन 2100 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ द फॉरेस्ट वाज फ्लैटेंड बाय दैट इंपैक्ट। ये खुशनसीबी है कि यहां पे साइबेरिया था तो बहुत कम लोग आज भी रहते, उस समय तो और कम लोग रहते थे। तो ये जो तुंगस्का इंसिडेंट है, इसके ऊपर बाद में बहुत रिसर्च भी हुई और इसी दिन को, ये जो 30 जून का दिन है, हमने मनाना स्टार्ट कर दिया इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे। सो ये आपको बाई चांस अगर कभी क्वेश्चन आता है कि तुंगस्का इंसिडेंट क्या था, वो बोलेगा न्यूक्लियर डिजास्टर थी, कोई मिसाइल फेलियर था, इट वाज एस्ट्रॉइड स्ट्राइक। सो यू शुड एटलीस्ट नो कि बेसिकली ये क्या था। एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, एक एक्सप्लोजन था जो यहां पर एक तुंगस्का रिवर जो है वहां पर ये अकर हुआ। तो उसके पास साइबेरिया इन रशिया इट बेसिकली हैपेंड। सो ऑफ कोर्स उस समय तो न्यूक्लियर वेपन भी नहीं थे, एटम बॉम्ब्स भी नहीं थे, हम उनके ऊपर भी इल्जाम नहीं लगा सकते। तो सही मायने में ये इसी तरह का एक इंपैक्ट था जिसको हम लोग यहां पर देखते हैं। समझ आ गया? तो मतलब व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि हमें थोड़ा बहुत यहां पर एक आइडिया होना चाहिए इन चीजों का, उससे हमारी जो ओवरऑल नॉलेज है वो एनरिच होती रहती है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का करंट अफेयर जो है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में सब जानते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि क्या लेकर आता है, एक रिपोर्ट लेकर आता है, दैट इज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट, या आपको इसको एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कह सकते हो। हर कंट्री की इसमें रैंकिंग होती है। इसमें इंडिया जो है
उसको क्या रैंकिंग मिली है? इंडिया हैज गॉट रैंकिंग ऑफ 67th। पहले से इंप्रूवमेंट है नो डाउट, लेकिन अभी भी और स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। आप याद रखें, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स टॉप कंट्री कौन सी है? स्वीडन। तो आपको पता होना चाहिए टॉप क्या है? स्वीडन है, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। व्हाट आई विल डू इज मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ये क्या है? टॉप 5 कंट्रीज आप यहां पे देख सकते हैं। सो यहां पे जो मतलब स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड की हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो टॉप पे नॉर्मली रहती ही हैं कंट्रीज, लेकिन अगर आप देखो इन कंट्रीज में 14th जो स्थान प्राप्त किया है ब्राजील ने, वो एक बहुत बड़ी मतलब अचंभे की बात है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब इमर्जिंग इकोनॉमीज में अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको ब्राजील यहां देखने को मिलेगा, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट, पर पहले आप एक चीज नोटिस करें, हमें पता चला स्वीडन ने टॉप किया है, इंडिया का रैंक 67th है, ये चीज आपको पता चली। ये रिलीज किसने किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको रिलीज किया है। इट इज हाईलाइटेड दैट वर्ल्ड वाइड शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल एनर्जी हैज रीच्ड अ स्टैंडस्टिल, क्योंकि अभी एनर्जी क्राइसिस है पूरी दुनिया में। आपको तो पता ही है, यूक्रेन वॉर के बाद ये बहुत बड़ा एक इशू बना, एंड इसी को अभी हम रिजॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इंडिया ने बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रांजिशन दिखाया है और प्रोग्रेस के स्कोप है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे रैंकिंग देखना, मैं कुछ चीजें यहाँ पे हाईलाइट करूंगा। जैसे टॉप 5 कंट्रीज मैंने आपको बता दिया, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे ये ब्राजील यहाँ पे आता है 14th पे, चाइना 17th पे आ रहा है, और इंडिया तो आपको पता ही है यहाँ पे आ रहा है 67th पे। लेकिन आप एक चीज नोटिस करना, जैसे कई एशियन कंट्री, जैसे मलेशिया है 35th पे, वियतनाम 43rd पे है, थाईलैंड, इंडोनेशिया 54-55 पे है, श्रीलंका इंडिया से थोड़ा सा बेटर है। तो कई लोग इस वजह से क्वेश्चन भी करते हैं रैंकिंग्स को, जैसे चिली है, चिली 30th पे है ना। सो एनीवेज, बट वी हैव टू जस्ट नो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 67th। ये रिपोर्ट से मैंने सीधे चीजें पिक की हैं, सो दे आर 100% एक्यूरेट, यू डोंट हैव टू वरी इन दैट रिगार्ड्स। तो ये बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट है, इंडिया का रैंक क्या है, टॉप पे कौन है, दैट वुड सर्व द पर्पस। तो मैंने आपको बता दिया इंडिया का रैंक 67th है, और नॉर्थ टॉप पे स्वीडन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये लेकर आया है फॉस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मानी जाती है। सॉर्टेड है जी, इतना आगे बढ़ा जाए। मूविंग अहेड, एक फेस्टिवल की मैं बात करूंगा जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, एंड दैट इज नोन एज हेमिस मोनेस्ट्री फेस्टिवल। अब इसको याद रखना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल नहीं है, ये लद्दाख में हम लोग देख रहे हैं, मनाया जा रहा है। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि अगर आप हेमिस नेशनल पार्क देखो, भारत का बहुत बड़ा नेशनल पार्क, इनफैक्ट सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, दैट इज बेस्ड इन लद्दाख। अगर आप हेमिस नेशनल पार्क को जानते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये मुश्किल होगी याद रखना। यू नो हेमिस नेशनल पार्क, यू विल इजीली बी एबल टू पिक दिस अप कि हाँ, हेमिस मोनेस्ट्री फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। बर्थ एनिवर्सरी जो होती है गुरु पद्म संभवा की, उनके साथ इसको एसोसिएट करके देखा जाता है। तो काफी कलरफुल जो डांस वगैरह है, मास्क पहन के वो यहाँ पे किए गए। बुद्धिज्म में ऐसे कहते हैं ना, इविल स्पिरिट्स को दूर भगाया जाता है, इस तरह से वो देखा गया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, हमने देखा, मतलब जो कैबिनेट है जो वो हेड करते हैं, दे हैव अप्रूव्ड पीएम प्रणाम। अब पीएम प्रणाम है क्या, पहले तो इस चीज को हम समझते हैं। इट इज प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड अमोलरिएशन ऑफ मदर अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे क्या करने की कोशिश की जा रही है, पहले तो आप इसको समझो। पीएम प्रणाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसको हम लोग कम करना चाहते हैं। वी वांट टू रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। कैसे? बाय इंसेंटिवाइजिंग स्टेट। अब वो कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना। यहां पे स्टेट विच इज गोइंग टू अडॉप्ट ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर, दे आर गोइंग टू बी इंसेंटिवाइज्ड विद द सब्सिडी दैट इज सेव्ड बाय रिड्यूसिंग द केमिकल फर्टिलाइजर यूज। यहां पे एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे मान लो स्टेट इज यूजिंग 10 लाख टन ऑफ कन्वेंशनल फर्टिलाइजर, नॉर्मल फर्टिलाइजर 10 लाख टन कोई स्टेट यूज कर रही है। अब इसने 3 लाख टन कम यूज किया है उसको, तो सब्सिडी सेविंग जो है मान लो 3000 करोड़ की हो गई। तो ये जो 3000 करोड़ स्टेट ने बचाया, उसमें से 1500 करोड़ जो है वो स्टेट को मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है, आप याद रखिएगा। सो आउट ऑफ द सब्सिडी सेविंग, सेंटर विल गिव आउट 50% ऑफ इट, दैट इज 1500 करोड़ टू द स्टेट। तो कहने का ये मतलब है कि स्टेट जितनी भी सेविंग कर रही है, जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर कम यूज करके, उसका आधा जो है वो सेंटर स्टेट को दे देगा एज इंसेंटिव। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये आप याद रखना। सो बेसिकली हमारा यही यहां पर फोकस है
कि अबाउट 50% ऑफ द सेविंग्स ऑन सब्सिडी विल बी पास्ड ऑन एज अ ग्रांट टू द स्टेट दैट सेव्स द मनी। और यहाँ पे ये भी माना जा रहा है कि टेक्नोलॉजिकल अडॉप्टेशन भी की जाएगी कि कैसे ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स को लाए, क्योंकि देखिए हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ एकदम से नहीं मूव करना चाहते, बट हम लोग ये चाहते हैं कि विद कोर्स ऑफ टाइम हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स की कंजम्पशन को कम करें। वही स्टेप में एक ये डायरेक्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, एंड वी शुड नो पीएम प्रणाम क्या है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, ये एक एक लाइन में भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, यू शुड नो अबाउट पीएम प्रणाम। सॉर्टेड। अब इसी में मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे सल्फर कोटेड यूरिया की कई बार बात होती है, गोल्ड यूरिया, यूरिया गोल्ड भी इसको बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। अभी वन नेशन वन फर्टिलाइजर की भी बात आई थी ना, कि भारत वो ब्रांड यूज किया जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। 8 नैनो यूरिया प्लांट जो हैं वो खोले जाएंगे। मतलब काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पर की जाएंगी किसानों के लिए, और जो जमीन है, जो सॉइल है, उसकी जो हेल्थ है उसको भी हम मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, विच इज अ वेलकम स्टेप। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, आईआईटी खड़गपुर की बात करते हैं। नाउ व्हाई आईआईटी खड़गपुर इज इन लॉट ऑफ न्यूज, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ रेलवेज, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। विल सर्टनली टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले आप एक चीज समझे, अगर मैं कभी बात करता हूं अबाउट अ वेरी सिंपल एस्पेक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो ये है, हमने अभी रिसेंटली देखा उड़ीसा में बालासोर में बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ, जहां पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और कहा गया था कि भाई सिग्नल का एक बहुत बड़ा इशू था। इसी कंटेक्स्ट में आईआईटी खड़गपुर इज डेवलपिंग अ टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जो क्रिप्टो की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, जैसे क्रिप्टो भी उस पर काम करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये डेवलप करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, embedded with enhanced safety measure, the new system is going to complement the existing data logger। ये हम कहते हैं ना, इसको ब्लैक बॉक्स ऑफ रोलिंग स्टॉक बोला जाता है। ब्लैक बॉक्स, जैसे जहाज में ब्लैक बॉक्स होता है, वैसे हमारे पास डाटा लॉगर होता है। तो इसको ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक तरह से, जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके ये टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम बनाएंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम बहुत न्यूज में था। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इसके अंदर रिसर्च कर रहा है या इसको डेवलप कर रहा है? सो यू हैव टू आंसर, दैट इज आईआईटी खड़गपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा एक बॉडी जो अभी बनी नहीं है लेकिन न्यूज में ऑलरेडी आ गई है, दैट इज एनआरएफ, यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नाउ व्हाई इज इट इन अ लॉट ऑफ न्यूज? देखिए, मैं पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अभी प्रेजेंटली हमारे पास एक बोर्ड है जो 2008 में स्टैब्लिश हुआ था। ये इसका नाम है SERB, सर्ब, यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ये स्टैट्यूटरी एक बोर्ड है, पार्लियामेंट के लॉ के साथ बना है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा है, सेंटर ने अप्रूवल दे दिया है NRF बिल 2023 के लिए। NRF मतलब क्या है? इट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अब ये क्या है, इसको आप समझो, एक एपेक्स बॉडी होगी जो कि बहुत पिवटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगी इन सीडिंग, नर्चरिंग एंड प्रमोटिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन इंडिया। कई बार ये बोला जाता है इंडिया की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग ग्लोबल लेवल पे इतनी अच्छी क्यों नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण है रिसर्च की कमी। उसी रिसर्च की कमी को ये पूरा करेंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जहां पे सर्ब की बात आती है, जो सर्ब मतलब एग्जिस्टिंग है, इसको भी ये सब्ज्यूम कर लेगा बोर्ड, तो ये बहुत बड़ी बात है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो SERB जो है इसको क्या कर लेगी, अपने अंदर संभालेगी, अपने अंदर सब्ज्यूम कर लेगी, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है साइंटिफिक रिसर्च को प्रोवाइड करेगी। और सबसे अच्छी बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की, उसने भी इसके बारे में बात की थी। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज कि भाई इट विल बी सेटअप एट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 50,000 करोड़। तो ये हो रहा है 2023 से 2028 के बीच का ये जो टाइम है, इसमें आप NRF को देखोगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छी बात यह है कि यूनिवर्सिटीज की जो रैंकिंग है वो काफी इंप्रूव करने की ये क्षमता अपने अंदर रखेगी। दिस इज वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मतलब कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे जो न्यूज में चलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट यूनाइटेड नेशन ने 12 साल बाद ड्रॉप किया है इंडियाज नेम फ्रॉम रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड कॉन्फ्लिक्ट। हम कई बार रिपोर्ट देखते हैं चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये ऑफिस ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN जो है उनकी रिपोर्ट है। और बहुत अच्छे से इन्होंने स्पीच भी थी और साफ साफ इन्होंने बोला कि इंडिया बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहा है, चाहे वो पॉक्सो एक्ट हो, चाहे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो, एंड दैट इज व्हाई इंडियाज नेम हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस रिपोर्ट इन 2023। तो ये बहुत बड़ी बात है कि चिल्ड्रन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट जो कि यूनाइटेड नेशंस निकालता है,
उसमें इंडिया का नाम रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि इंडिया ने बहुत अच्छे से इन चीजों पे काम किया। हालांकि उन्होंने बोला है कि थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है, बट द बेस्ट पार्ट इज कि इन वेरियस रिस्पेक्ट्स इंडिया जो है उसने अपना जो काम है बहुत बखूबी निभाया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। हम कई बार बात करते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, फटाफट से इनका बस नाम बता दो कि कौन है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। यू शुड बी लेटिंग मी नो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। गॉट इट। अब हम बात करते हैं एक व्यक्ति की जो कि ग्रीस से बिलोंग करते हैं, ही इज अ ग्रीक पर्सन, इनका नाम है कॉन्स्टेंटिनोस कलैइड्स। अब यहां पे न्यूज में बहुत ज्यादा थे और इनका नाम तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो मन की बात करते हैं उसमें भी लिया था। पता है आपको ये बात, चाहे ये ग्रीक बॉर्न है, चाहे ग्रीस से बिलोंग करते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन भारत से, स्पेशली भारतीय संगीत से इनका बहुत खास नाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी इन्होंने रिसेंटली बुक भी लिखी है कि सिंग संस्कृत भजन्स एंड कर्नाटिक कृतिज हो गया, तबला भी ये प्ले करते हैं, 180 इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है इनके पास है, हर तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनके पास है। और याद रखिएगा, ही इज सेट टू गेट हिज ग्रीक बुक ऑन इंडियन म्यूजिक पब्लिश्ड इन इंग्लिश। तो एक इंडियन म्यूजिक के ऊपर किताब लिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इनका नाम क्या है ये बात याद रखिएगा, कॉन्स्टेंटिनोस कलैइड्स। तो ये आपको बस नाम पता होना चाहिए, समझ आया। सवाल आता है कि भाई ही वाज इन अ लॉट ऑफ म्यूजिक, किस चीज से एसोसिएट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ही इज एसोसिएटेड विद म्यूजिक। नेक्स्ट में अब आरबीआई की बात करना चाहूंगा। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ठीक है। आपको पता होगा एक हाफ ईयरली रिपोर्ट लेकर आता है आरबीआई, विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इसको बोला जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है, तो ये आरबीआई की वेबसाइट का स्निपेट, आप इसको ध्यान से देखो। जैसे दिसंबर में आ गई रिपोर्ट, फिर जून में आ जाएगी, उससे पहले भी जून में आई थी, फिर दिसंबर में आई थी, है ना। सो ये इस तरह से चलता रहता है, हर 6-6 महीने बाद आप देखते हो इनकी ये रिपोर्ट आती रहती है। यू कैन सर्टनली हैव अ लुक, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। दिसंबर 2022 में आई थी, अभी जून 2023 में आ गई है, अब फिर से दिसंबर 2023 में आएगी, इस तरह से चलता रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी इट लाइक दैट ओनली, जैसे कभी जनवरी में आई तो जुलाई में आ जाएगी, मतलब 6-6 महीने के गैप के ऊपर ये चलता रहता है। कोविड के टाइम पे 1 महीना लेट हुई थी, वो नहीं मैटर करता। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या मैं कह सकता हूं दिस इज हाफ ईयरली रिपोर्ट। इसको क्या बोलते हैं, हाफ ईयरली रिपोर्ट बोलते हैं। इतना समझ आया। नाम क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब आपको इतना पता चला ये रिलीज कौन करता है और कितने फ्रीक्वेंसी पे रिलीज करते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन्होंने बताया कि दुनिया की जो इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं कर रही, लेकिन हम लोग काफी रेजिलियंस शो कर रहे हैं। बैलेंस शीट जो बैंक्स की है उसके ऊपर भी टिप्पणी की इसने, और ये सब चीजें बताता है अबाउट एनपीएज, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स कितने हैं, मैक्रो स्ट्रेस फ्री टेस्ट जो है फॉर क्रेडिट रिस्क रिवील, ये सब करते हैं। तो आपको ये बस पता होना चाहिए सीआरआर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट जो है, कि आपका कितना कैपिटल है और कितने रिस्क वेटेड एसेट्स जो रेशियो है। बेजल नॉर्म्स में भी इसकी बात की जाती है। बेजल नॉर्म्स जो है वो बैंकिंग से ही रिलेटेड है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज आरबीआई जो है वो तो बेस्ड है कहां पे, मुंबई में, ठीक है जी, ये लिखा भी हुआ है, आरबीआई इज बेस्ड इन मुंबई। मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। एक बैंक है जिसका नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके हेडक्वार्टर्स कहां है, और IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों के हेडक्वार्टर्स आपको बताने हैं। गेटिंग इट, वेरी इजी क्वेश्चन। एक तो सेक्रेटरी जनरल का मैंने क्वेश्चन पूछा है कि ये पूछा, ये मैं वो क्वेश्चन पूछता हूं जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सबको पता होंगे। अगर आप बिना सर्च के बता पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो गूगल सर्च तो कर सकते हो आप, वेरी इजी। फाइनल लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूज है अबाउट कनाडा, जिसने लॉन्च किया है डिजिटल नोमैड स्ट्रैटेजी। अभी क्या है, ये बेसिकली फॉरेन वर्कर्स के लिए है। अंडर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉरेन वर्कर्स आर परमिटेड टू स्टे इन कनाडा फॉर अप टू 6 मंथ। वो आएंगे कनाडा, 6 महीने में रहेंगे। अगर उनको उनकी स्टे के दौरान जॉब ऑफर मिल जाता है, दे हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड देयर टाइमलाइन इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, मतलब कनाडा में वो रह सकते हैं, नहीं तो वो कंट्री में वापस आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे आज भी स्किल्ड प्रोफेशनल की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। इसीलिए डिजिटल नोमैड स्ट्रैटेजी वो लेकर आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला है कि जो H1B वर्कर है यूएस में जो काम कर रहे हैं, जिनको यूएस पीआर नहीं दे रहा, परमानेंट रेजिडेंसी नहीं दे रहा,
वो भी कनाडा में आ सकते हैं। 10,000 का कोटा उन्होंने वहां पे भी बनाया है H1B वर्कर के लिए। तो आपने सुना होगा H1B वीजा, जिसपे आप यूएस में जाके काम करते हो, अगर आपको वहां पे पीआर नहीं मिल रही तो यू कैन सर्टनली कम, या आपका H1B एक्सटेंड नहीं हो रहा तो आप कनाडा में आके काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। सो आई होप दिस आइडिया इज क्लियर कि डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी किस कंट्री की है। इट इज ऑफ कनाडा, जो कि बहुत ज्यादा शॉर्टेज है जहां पे स्किल्ड मैन पावर की। सेशन अगर आपको यूजफुल लगता है, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, ताकि आपके लाइक वीडियोस में ऐड हो जाए। पीडीएफ में आपको जैसे कल के सेशन के आज प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसे एक दिन के लैग पे चलता रहेगा। आकाश चंदेव टेक्स्टबुक मेरा टेलीग्राम चैनल है। Now the best part is, in case you guys are preparing for any of these examination, चाहे वो CAPFS असिस्टेंट कमांडेंट है, चाहे वो AFCAT है, चाहे वो CDS है, today is the last day and you can use the code JOSH to get this course। अच्छी बात यह कि AFCAT के अंदर तो हम लोग एक बहुत शानदार प्रैक्टिस बैच भी लेकर आ रहे हैं 3 तारीख से, एंड वो आपके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, दैट जोश कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको डिस्काउंट मिलता है। इन केस यू प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द एग्जाम्स, CDS, AFCAT, CAPF, तब भी आप जोश कोड का इस्तेमाल जरूर करें। एंड दैट्स वेरी मच इट फॉर नाउ। आई रियली होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। मैं मिलूंगा आपको अब 12 बजे लाइव ऑन दिस वेरी प्लेटफॉर्म, जहां पे हम लोग ज्योग्राफी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको रिवाइज करवाएंगे। सो आज का जो करंट अफेयर है थोड़ा सा लंबा हुआ है, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कितना इंपॉर्टेंट है ये आपकी ओवरऑल क्लैरिटी के लिए। इसीलिए मैंने हर चीज अच्छे से समझाई है। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।